उदासीनता वक्र या इंडिफरेंस कर्व, इंग्लिश में कहते हैं इसको इंडिफरेंस कर्व। उदासीनता वक्र आप आज समझेंगे। और इसके पहले मैं बता दूं कि उदासीनता वक्र माइक्रो इकोनॉमिक्स में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में बीए फर्स्ट सेमेस्टर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसका उपयोग आपको आगे के पढ़ाई में इकोनॉमिक्स के चैप्टर समझने में काफी उपयोगी होगा। और इसको यदि आप समझ लेते हैं तो आप आइसो क्वांट कर्व या सम उत्पाद वक्र क्या होता है वो समझ जाएंगे। और उपभोक्ता का संतुलन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये सब सीमांत प्रतिस्थापन के दर क्या होते हैं, और आगे जो भी कर्व से संबंधित है वो आपको आसानी हो जाएगा समझना। तो उदासीनता वक्र या इंडिफरेंस कर्व को तीन और नाम से जाने जाते हैं, दो और नाम से जाने जाते हैं। एक तो तटस्थता वक्र भी कहते हैं, तटस्थता वक्र भी कहते हैं इसको, और एक अधिमान वक्र भी कहते हैं, अनधिमान वक्र भी कहते हैं। तो इसके तीन नाम हैं यहाँ पे, इंग्लिश में इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। तो इस भाग में हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे, अर्थ, इस मानचित्र पढ़ेंगे, उदासीनता वक्र के मानचित्र, इंडिफरेंस कर्व मैप, और उदासीनता वक्र की विशेषताएं कौन कौन सी है ये हम इसमें देखेंगे। तो मीनिंग देखने से पहले ये हम देख लेते हैं कि उदासीनता वक्र का उपयोग किसने किया। तो उदासीनता वक्र का उपयोग या अधिमान या तटस्थता वक्र, जैसा मैंने बताया, दो और नाम इसको दिया जाता है, का सर्वप्रथम प्रयोग एफ वाई एजवर्थ ने 1981 में किया। ये डेट याद रख लो, आपको आगे बहुत ही फायदा होगा। तो उदासीनता वक्र का सर्वप्रथम प्रयोग एफ वाई एजवर्थ ने 1981 में किया, और इसका प्रयोग उन्होंने दो व्यक्तियों के बीच वस्तुओं के विनिमय की संभावना को प्रदर्शित करने के लिए किया था। जब हम विनिमय प्रणाली में थे उस समय इन्होंने उदासीनता वक्र का उपयोग किया था वस्तुओं के विनिमय के लिए। ठीक है। 1900 ये एजवर्थ का हमने यहाँ पे फोटो भी लगा दिया है, एजवर्थ, एफ वाई एजवर्थ है। फिर 1934 में, लगभग 150 साल बाद, हिग्स और एलन ने इसका उपभोक्ता के व्यवहार के अध्ययन के लिए, उपयोगिता के व्यवहार का क्रमबद्ध विवेचन के लिए उदासीनता वक्र का उपयोग किया। तो इनका भी फोटो हमने लगा दिया है, ये आपके एलन है और ये आपके हिक्स हैं। तो इन्होंने इतने दिनों बाद, मतलब एजवर्थ ने इतना पहले समझ लिया था कि उदासीनता वक्र काम की चीज है, तो जिसका उपयोग 150 साल बाद हिक्स और एलन ने इकोनॉमिक्स में करना शुरू किया। और इसका उपयोग उन्होंने क्रमबद्ध उदासीनता विवेचना विवेचन उदासीनता वक्र के माध्यम से प्रस्तुत किया उपभोक्ता के व्यवहार को। और मतलब यह है कि जब आप अ, उपयोगिता के माप पढ़ रहे थे तो उपयोगिता के माप में क्या था, उपयोगिता के माप को दिखाया गया था कि दो तरह से माप कर सकते हैं उपयोगिता का, कि एक तो मार्शल का संख्यात्मक दृष्टिकोण, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम किसी वस्तु का उतना ही कीमत देते हैं जितना कि उससे हमें उपयोगिता मिलती है। और उन्होंने कहा कि हम इसको संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी वस्तु के लिए यदि 50 रुपए देते हैं, इसका मतलब उस वस्तु से हमें 50 के बराबर उपयोगिता मिल रही है। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि उपयोगिता को हम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। हिक्स ने और एलन ने इस मान्यता को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि ऐसा हम नहीं कर सकते कि किसी वस्तु के उपयोगिता को हम संख्या में व्यक्त कर सकें, संख्या में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। हमेशा उपयोगिता को हम क्रमबद्ध करते हैं, क्योंकि यह एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस होता है, एक मनोवैज्ञानिक अनुभव होता है कि किसी वस्तु से हमें कितनी उपयोगिता मिली। हम केवल उसको ऐसे बता सकते हैं, क्रमबद्ध कर सकते हैं, या अधिमान कर सकते हैं कि ज्यादा मिली कम मिली। जैसे पंखे से कम उपयोगिता मिला और एसी से हमें ज्यादा मिला, कूलर से ज्यादा मिला। तो इस तरह से हम क्रमबद्ध कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि उपयोगिता का से हमें 100 के बराबर या किसी भी संख्या के रूप में उपयोगिता मिला। तो हिग्स और एलन का जो मान्यता है, जो विश्लेषण है, वो ज्यादा व्यवहारिक लगा, और मार्शल का जो मान्यता था कि संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, वो रिजेक्ट हो गया। तो अर्थ इसके क्या है, दो या दो से अधिक वस्तुओं के ऐसे संयोगों को प्रदर्शित करने वाला वक्र जिससे उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है, एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है, उसी को उदासीनता वक्र या
तटस्थता वक्र कहते हैं। मान लो कि दो वस्तुएं हैं एक्स और वाई, और एक्स और वाई के वो कुछ एक्स की मात्रा यूज करता है और कुछ वाई की। मान लो एक्स की 1 इकाई और वाई की 10 इकाई यूज करता है। फिर यदि एक्स की इकाई बढ़ाता है तो वाई की घटाना पड़ेगा। ठीक है, 7 है मान लो। तो इसका मतलब क्या है कि क्यों घटाना पड़ेगा? क्योंकि उसके उसके पास जो मनी है, जो बजट है, वो बिल्कुल स्थिर है। ठीक है, बजट उसका स्थिर है। तो इसलिए वो जब एक्स की इकाइयों को बढ़ाएगा तो वाई की इकाइयों को क्या करेगा? घटाना पड़ेगा। एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है दूसरी वस्तु की मात्रा को घटाना पड़ेगा। तो इसको हम यदि संयोग दे दें, एक एक बंडल बना दें, मान लो ये एक संयोग है, ये बी संयोग है। ठीक है, तो इनके बीच क्या होगा? उपभोक्ता उदासीन होगा, क्योंकि इससे उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्राप्त होगी। ए से जितनी संतुष्टि मिलेगी उतनी बी से संतुष्टि मिलेगी। और इन्हीं को दिखाने का जो जरिया था वो उदासीनता वक्र से व्यक्त किया गया, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छे से उसका उपयोग हम आगे कर सकें। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि वस्तुओं के संयोगों को प्रदर्शित करने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ है उदासीनता वक्र, जो उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्रदान करता है। अब जैसे बोल्डिंग ने इसको परिभाषित परिभाषित किया और कहा कि समान प्राथमिकता दिखाने वाली रेखाएं अधिमान वक्र कहलाती हैं, क्योंकि यह वस्तुओं के ऐसे संयोगों को प्रदर्शित करती हैं जो एक दूसरे से ना तो अच्छे हैं और ना बुरे हैं। तो जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और रेस्टोरेंट वाला कहता है कि दाल चावल है, या आलू पराठा है, या कहता है या मैगी है, तो आप उदासीन रहते हैं इनके प्रति। या दाल चावल भी खा सकते हो, और आलू पराठा, या या और कुछ खा सकते हो, मैगी खा सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि, और सबकी प्राइस एक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अ, सबके प्रति उदासीन है। ठीक है, तो एक समान प्राथमिकताएं हैं, तो वो कहेगा कोई सा भी दे दो। तो उनको बिंदुओं पे यदि हम दिखाएं, दो वस्तुओं के संयोगों को हम उसको उदासीनता वक्र के माध्यम से दिखाएं, तो हमें पता चल जाएगा कि अ, उदासीनता वक्र किस तरह से कार्य करता है। इसको हम अभी आगे से और अच्छे से समझेंगे। हम पहले मान लेते हैं कि उपभोक्ता केवल दो ही वस्तुओं का उपभोग करता है, एक्स और वाई का। और इसको हम निम्नलिखित सारणी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे उपभोक्ता एक्स और वाई दो वस्तुओं का हमने उसका उपभोग को लिया है। और जैसे जैसे हम देखते हैं कि एक्स की इकाइयों का वो वृद्धि करता है। जैसे पहले संयोग पे, ए संयोग पे एक्स की 1 इकाई वाई की 15 इकाई क्रय कर सकता है। ठीक है, दूसरे संयोग पे क्या है, एक्स की इकाई जब बढ़ के 2 हो जाती है तो वाई की इकाई घट के 8 हो जाती है। लेकिन उसकी संतुष्टि का स्तर एक समान रहता है। ठीक है, जितनी संतुष्टि ए पर मिल रहा था, यानी कि 1 एक्स और 15 वाई से, उतनी ही संतुष्टि उसको बी पे मिलेगा, यानी कि एक्स की 2 इकाई और वाई की 8 इकाई से। और यदि एक्स की एक और इकाई बढ़ा देता है, 3 कर देता है, तो वाई की घटा के 5 करनी होगी। तो ऐसी स्थिति में भी उसकी, लेकिन जो संतुष्टि है वो इक्वल बना रहता है। जो ए पे था वही बी पे, वही सी पे। ठीक है, इसी प्रकार डी पे एक्स की 4 और वाई की 3, इसी प्रकार ई पर एक्स की 5 और वाई की 3। ये 5 ऐसे संयोग हो गए जिस पर उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि मिलेगी। यानी कि वो सी को चुने, बी को चुने, डी को चुने, ए को चुने, किसी एक को चुन सकता है, जो उसके एक समान व्यय को भी बताएगा, खर्चे को भी बताएगा, और उससे मिलने वाली उपयोगिता को भी वो एक समान बताएगा। इसीलिए इसको हम उदासीन वक्र कहते हैं। अर्थात सबसे उसे सारे बंडल से उसे एक ही समान उपयोगिता मिल रही है। दैट मीन्स कि वह चुनाव करने में उदासीन हो जाता है, और इसे ही हम उदासीनता वक्र कहते हैं। सीमांत प्रतिस्थापन की दर, प्रतिस्थापन की सीमांत दर या सीमांत प्रतिस्थापन की दर को यहाँ एक दूसरे कॉलम में दिखाया गया है, एमआरएस बिटवीन एक्स वाई, जो ये दिखाता है कि एक्स की एक अगली इकाई प्राप्त करने के लिए वाई की वो कितनी इकाइयां छोड़ता है। तो ये प्रतिस्थापन की सीमांत दर, चूंकि ए संयोग पे पहले में कुछ नहीं होगा,
बी में क्या होगा कि एक इकाई x के बदले उसे 7 इकाइयां y की छोड़नी पड़ रही हैं। इसके बाद एक और x यदि बढ़ाता है तो y की 3 इकाइयां, एक और x बढ़ाता है तो y की 2, अर्थात जैसे जैसे x की एक इकाई बढ़ा रहा है y की छोड़ी गई इकाइयां घटती जा रही हैं, यानी कि कम छोड़ने को तैयार हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे x की इकाई बढ़ाता है, x से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है, और जैसे जैसे वो y की इकाइयों का त्याग करता है x की अगली इकाई प्राप्त करने के लिए, वैसे वैसे x से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उसकी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, क्योंकि x की इकाइयां उसके पास कम होती गई, तो जैसे जैसे x की इकाई कम होती जाएगी, x का महत्व उसके लिए बढ़ता जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इसलिए वो x की कम इकाई छोड़ने को तैयार होगा, और अंत में एक x के बदले एक y ही त्याग करेगा, और एक समय आएगा कि कुछ भी एक y छोड़ने को तैयार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद उससे x से जीरो सीमांत उपयोगिता मिलेगी। ऐसी स्थिति में प्रतिस्थापन समाप्त हो जाएगा, उसे हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमें पढ़ना है उदासीनता वक्र। तो उदासीनता वक्र के लिए हम इन संयोगों को यदि किसी चित्र पे या ग्राफ पे व्यक्त करें, जहां ये एक संयोग जिसमें x की एक इकाई और y की 15 इकाई दिखा रहा है, और बी संयोग पे x की 2 इकाई, y की 8 इकाई, इसको यदि हम ग्राफ पे व्यक्त करें इस सारणी को, तो निश्चित रूप से जो वक्र बनेगा वही उदासीनता वक्र कहलाएगा। इसको भी देख लेते हैं। और इसमें ग्राफ में जैसा कि दिखाया गया है, सारणी के हिसाब से यहाँ पे रखा गया है कि x वस्तु को इस आधार अक्ष पे दिखाया गया है, नीचे के अक्ष पे, इसको x अक्ष भी कहते हैं, और y वस्तु की मात्रा को इस लंब अक्ष पे दिखाया गया है, जहां पे ये दिखाया गया है कि y वस्तु की जब इकाइयां 15 इकाई क्रय कर रहा है और x की एक इकाई क्रय कर रहा है, तो हमें एक संयोग मिल जा रहा है, ए संयोग, एक पॉइंट मिल जा रहा है। दूसरी, जब x की 2 इकाई और y की 8 इकाइयों का क्रय कर रहा है, तो एक पॉइंट हमें b मिल जा रहा है। और जब x की इकाई बढ़ा करके 3 और y की इकाई घटा करके 5 कर दे रहा है, तो एक पॉइंट हमें c मिल जा रहा है। और ऐसे ही x की इकाई जब 4 कर रहा है और y की 3 कर रहा है, तो हमें d पॉइंट मिल जा रहा है, और ऐसे ही e पॉइंट मिल जाएगा। और इन बिंदुओं को मिलाते हुए कोई वक्र खींचा जाए, तो वो हमें उदासीनता वक्र प्राप्त होगी। उसे हम आईसी, इन डिफरेंस कर्व को शॉर्ट में आईसी कर्व कहते हैं, आईसी कर्व प्राप्त हो जाएगा, और यही उदासीनता वक्र कहलाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है, सिंपल है, इन बिंदुओं को मिला देंगे, उदासीनता वक्र कहलाएगा। और हमने ये भी देखा कि उदासीनता वक्र का प्रत्येक बिंदु एक समान संतुष्टि व्यक्त करता है। ए पर जितना उसे संतुष्टि, जितना कह सकते हो फायदा, खुशी, संतुष्टि का मतलब जितना खुशी या संतुष्टि ए पर मिलेगा, उतना ही संतुष्टि या खुशी उसको बी से मिलेगा। ठीक है, उतना ही सी से मिलेगा, उतना ही डी से, उतना ही ई से मिलेगा। ठीक है, तो इस ये तमाम जो 5 तरह के जो ऑप्शन थे उसके पास, इन पांचों से उसे एक समान संतुष्टि मिलेगा, और इन बिंदुओं को मिलाकर खींचेंगे तो उदासीनता वक्र प्राप्त हो जाएगा। अब समझने वाली बात एक और है यहाँ पे, कि वक्र पे अब ए और बी के भी बीच कुछ न कुछ पॉइंट हैं। इसमें सारे बिंदु हैं, बहुत सारे, हर दो बिंदु के बीच में एक पॉइंट है जो कुछ मात्रा y के, मान लो यहाँ पे यहाँ पे कुछ मात्रा y की इस बिंदु पे, मान लो ये s बिंदु है, y का 12 और कुछ मात्रा 1 पॉइंट, कुछ 1.2, मान लो 0.2, मान लो x वस्तु की मात्रा को व्यक्त करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि इसका प्रत्येक बिंदु कुछ मात्रा y का, कुछ मात्रा x का व्यक्त करेगा, जो यह बताएगा कि उपभोक्ता को उसी के बराबर संतुष्टि मिलेगी, जो संतुष्टि ए पे मिल रही थी, बी में मिल रही थी, वही संतुष्टि यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, या यहाँ भी, यहाँ भी, किसी भी बिंदु को इसके चुनेंगे तो एक समान संतुष्टि प्राप्त होगी। इसलिए इसको वक्र से दिखाते हैं। वक्र बिंदुओं का बिंदु पथ है, और बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है। तो किसी भी बिंदु को लेंगे तो कुछ मात्रा y का और कुछ मात्रा x को वो दिखाएगा। अब उदासीनता वक्र मानचित्र क्या होता है, इसको हमें देखना है। इंडिफरेंस कर्व मैप,
ठीक है, इसको हमें देखना है। उदासीनता वक्र मानचित्र को हम अ, यहाँ पे देखेंगे। उदासीनता वक्र मानचित्र उदासीनता वक्रों के एक सेट को संदर्भित करता है। और जैसा कि अभी हमने पीछे देखा उदासीनता वक्र को, कि वो उसके वहां पे बहुत सारे उदासीनता वक्र होंगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। और जैसे जैसे हम ऊपर वाले उदासीनता वक्र पर चलते जाएंगे, वैसे वैसे संतुष्टि का लेवल बढ़ता जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि उदासीनता वक्र के एक ही वक्र पे संतुष्टि के एक समान स्तर को बताता है, जबकि उदासीनता वक्र के बदलने पर, यानी कि प्रत्येक एक उदासीनता वक्र से दूसरे उदासीनता वक्र पे जाने पे संतुष्टि का लेवल बदल जाता है, स्तर बदल जाता है। जैसा कि चित्र में स्पष्ट किया गया है, यहाँ पे हमने केवल तीन उदासीनता वक्र को लिए हैं। IC1, इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3। यहाँ पे और भी उदासीनता वक्र हो सकते हैं, इसके नीचे भी हो सकते हैं और इसके ऊपर भी हो सकते हैं, हम बना सकते हैं। यहाँ पे ढेर सारे उदासीनता वक्र हैं। बहरहाल हम तीन उदासीनता वक्र लिए हैं। यदि उदासीनता वक्र IC1 है, जो रेड कलर से दिखाया गया है, इस यह तुलना में कम संतुष्टि को दिखाएगा, और यहाँ पे IC2 ज्यादा संतुष्टि के स्तर को दिखाएगा। ये अंतर को समझ लेना है यहाँ पे, कि यदि IC1 पर ही रहता है उपभोक्ता और एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जाता है, तो संतुष्टि का स्तर सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन यदि उदासीनता वक्र IC1 से IC2 पे चला जाता है, तो संतुष्टि का लेवल बढ़ जाएगा। और यदि IC2 से IC3 पे चला जाता है, तो संतुष्टि का लेवल और बढ़ जाएगा। लेकिन एक ही उदासीनता वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर संतुष्टि का लेवल नहीं बदलता है, सेम रहता है। तो उदासीनता वक्र मानचित्र जहां ढेर सारे उदासीनता वक्र हों, नीचे से ऊपर तक ढेर सारे उदासीनता वक्र दिखाए गए हों, तो इसको हम उदासीनता वक्र मानचित्र कहते हैं। और ये निर्भर करेगा कि उपभोक्ता का बजट ज्यादा है तो ऊपर वाले उदासीनता वक्र पे पहुंचेगा, क्योंकि वो वस्तुओं की ज्यादा मात्राओं के संयोगों को दिखाएगा। ये Y वस्तु के और X वस्तु के ज्यादा इकाइयों को दिखाएगा। और अपेक्षाकृत नीचे वाला उदासीनता वक्र दोनों वस्तुओं के कम मात्राओं के संयोगों को व्यक्त करेगा। तो ये उदासीनता वक्र मानचित्र होता है। बस इतना समझ लीजिए, उदासीनता वक्र मानचित्र में जहां पे एक से अधिक उदासीनता वक्र दिखाए गए होते हैं, उदासीनता वक्र मानचित्र कहलाता है। अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कई बार एग्जाम में आ जाता है कि उदासीनता वक्र के विशेषताओं को लिखिए। तो इसमें उदासीनता वक्र की विशेषताएं, पहला है, दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को ना तो स्पर्श करते हैं और ना ही काट सकते हैं, कट कर सकते हैं। इंडिफरेंस कर्व नेवर कट और टच टू ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी वो कट और स्पर्श नहीं करते हैं, ना तो स्पर्श करेंगे और ना ही कट करेंगे। ठीक है, नेवर कट और नेवर टच टू ईच अदर। ठीक है, तो उदासीनता वक्र जैसा कि अभी हमने पीछे दिखाया था, मान लो दो उदासीनता वक्र हैं और एक दूसरे के ऊपर स्थित है, लेकिन कभी भी उदासीनता वक्र दो उदासीनता वक्र ऐसे नहीं होगा। मान लो ये IC1 है, IC2 है, तो यहाँ जीरो, मान लो ये X वस्तु इस पे दिखाई गई है, इस पे Y वस्तु दिखाई गई है, तो ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेगा। हमने बताया है कि उदासीनता वक्र, नीचे का उदासीनता वक्र ऊपर के उदासीनता वक्र से कम संतुष्टि को दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे ये मान्यता अपने आप में गलत हो जाएगी, क्योंकि इस बिंदु पे, मान लो ये A बिंदु है, A बिंदु के पहले IC वक्र IC वक्र ऊपर है IC2 के, और ए बिंदु के बाद IC2 ऊपर हो जाता है IC1 के। तो ये इस पर ये गलत हो जाएगा मान्यता, कि ए बिंदु के पहले IC वक्र ज्यादा संतुष्टि दे रहा है IC2 से, और ए बिंदु के बाद IC2 वक्र ज्यादा संतुष्टि दे रहा है IC1 से। ठीक है, तो ये मान्यता गलत हो जाएगी, इसलिए हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं। और प्रत्येक उदासीनता वक्र का प्रत्येक जो आ, कर्व है, वो अलग संतुष्टि के लेवल को दिखाता है। नीचे का उदासीनता वक्र कम संतुष्टि के लेवल को दिखाएगा, ऊपर का उदासीनता वक्र अधिक संतुष्टि के लेवल को दिखाएगा। तो इसलिए जब ये एक दूसरे को यदि टच भी करेंगे, ऐसे यदि टच कर दिए,
तो एक जहां टच करेंगे उस बिंदु पे क्या हो जाएगा, दोनों का संतुष्टि लेवल एक हो जाएगा। तो इसलिए ये मान्यता भी गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ना तो कट कर सकता है ना तो टच। हाँ, बिल्कुल करीब हो सकता है, पास हो सकता है, लेकिन टच और स्पर्श बिल्कुल नहीं करेगा। अब उदासीनता वक्र दूसरे जो विशेषता है इसको ध्यान से देखो। उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतियोगिता विशेषता है, क्योंकि इसको जब समझ लेंगे आप तो आगे और भी चीजों को आप समझने में सफल हो जाएंगे। ये उदासीनता वक्र और मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर का मतलब ये चांद के आकार का होता है ऐसा। ये मूल बिंदु हो गया, ओ ओरिजिन हो गया, इस पे वाई वस्तु को दिखाया गया, इस पे एक्स वस्तु को दिखाया गया है। तो ये जो आईसी वक्र है वो मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होगा, यानी कि ऐसे कर्व टाइप का होगा, चांद के आकार का। ठीक है, बाएं से दाएं नीचे नीचे गिरता हुआ होगा। ठीक है, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि दो वस्तुओं के बीच प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई, क्या होगा, गिरता हुआ होगा। क्योंकि जैसे जैसे हम प्रतिस्थापन करते जाएंगे सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी, जिस वस्तु की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे, और एक स्तर के बाद प्रतिस्थापन संभव नहीं होगा। इसलिए मूल बिंदु के प्रति सामान्यतया उन्नतोदर होगा। हाँ, ये एक सीधी रेखा भी हो सकता है, लेकिन उस स्थिति में जब जो दो वस्तुएं हैं इनके बीच प्रतिस्थापन दर एक समान हो, घटता हुआ ना हो, एक समान हो, स्थिर प्रतिस्थापन की दर हो। तो इसलिए ये तभी होगा जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन होता है वस्तुओं में। ऐसा व्यवहारिक में पाया नहीं जाता है। इसलिए जो सही उदासीनता वक्र होगा वो ये होगा, और इसी को हम देखते हैं, मानते हैं। तो दूसरी जो विशेषता है, मूल बिंदु के प्रति उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होगा। तीसरा जो विशेषता है, निचले उदासीनता वक्र की तुलना में उच्च उदासीनता वक्र अपेक्षाकृत अधिक संतुष्टि के स्तर को प्रकट करेगा। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये हमने अभी बता ही दिया है कि नीचे का उदासीनता वक्र जो है वो ऊपर के उदासीनता वक्र से कम के संतुष्टि स्तर को बताता है, और ऊपर का उदासीनता वक्र अपेक्षाकृत अधिक संतुष्टि के स्तर को बताएगा। जितना ऊपर उदासीनता वक्र होगा उतना ही अधिक संतुष्टि के स्तर को व्यक्त करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ढेर सारे उदासीनता वक्र हैं, और प्रत्येक ऊपर का उदासीनता वक्र उच्च संतुष्टि के लेवल को व्यक्त करता है। उदासीनता वक्रों का ढाल ऋणात्मक होगा, अर्थात बाएं से दाएं नीचे गिरते हुए होते हैं। ये बाएं से दाएं नीचे गिरते हुए होते हैं। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसको भी हमने देखा ही है अभी कि ये बाएं से दाएं ऐसे गिरते हुए होते हैं आईसी वक्र। ठीक है, ये वाई वस्तु दिखाया गया है, इस पे एक्स वस्तु को दिखाया गया है। तो ये चौथी विशेषता हो गई, उदासीनता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, अर्थात ये बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ वक्र बनाता हुआ होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर अगले वीडियो